हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज आपकी चलाई गई थी, जो कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज पर आधारित है। इसमें अभी तक आपके टेस्ट 11 मतलब कि 11 टेस्ट ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। आज जो हमारा टेस्ट नंबर है वह टेस्ट नंबर आपका आज आता है 12वें नंबर का। तो आज 12वें नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के ये जो 11 टेस्ट पेपर हैं, इनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इनके टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं, जो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रत्येक टेस्ट पेपर को कवर किया गया। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। साथ ही साथ में जो भी टेस्ट पेपर हो चुके हैं उनकी भी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल होगी। तो आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है कि बौद्ध स्तूप की संरचना में निम्नलिखित में से तत्वों में से नीचे से ऊपर की उनकी व्यवस्था के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको जो बुद्ध की जो स्तूप है, स्तूप संरचना है, उनके बारे में बताना है कि यह ऊपर से जब नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो किस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको कि किस तरीके का ये रहता है। ये 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए के अंतर्गत अंड यस्थि, और आपके इसके अंतर्गत दिया गया है छत्री हर्मिका। ऑप्शन बी में हर्मिका अंड यष्टि छत्री। ऑप्शन सी में दिया गया है अंड यष्टि हर्मिका छत्री और अंड हर्मिका यष्टि छत्री। ये आपका ऑप्शन डी के अंतर्गत दिया गया। तो इनमें से आपको बताना है कि ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ अब आपको इस तरीके से आपकी एक जो संरचना है, इस संरचना को बनाते हैं कि इस संरचना में एक तरीके से यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आता है अंड, मतलब कि ये जो है वह आपका अंड है। फिर इसके ऊपर ये बनी हुई है ये हर्मिका, ये अंड आता है और उसके ऊपर आपकी छत्री होती है। यहाँ पर एक यष्टि होती है और यहीं पर आपकी ये छत्री बनी रहती है। तो इस तरीके से इनकी स्तूप की संरचना होती है, जो नीचे से ऊपर के क्रम को बता रही है। तो इस तरीके से इसमें एक बना होता है। यहाँ पर ये वेदिका होती है, यहाँ पर एक तरीके से मेधी होती है, मतलब कि इसकी संरचना होती है जिसमें आपकी अंड से लेकर ऊपर तक की संरचना को पूछा हुआ है। तो सबसे ऊपर आपकी छत्री है और जो कि यहाँ पे अंड है, फिर हर्मिका है, फिर यष्टि होती है, फिर उसके बाद छत्री होती है। जहाँ पर आपका जो अंड होता है, अंड जो आता है वह एक तरीके से एक अर्धवृत्ताकार गुंबद होता है। ये अर्धवृत्ताकार गुंबद है जो कि आधार के ऊपर अर्धवृत्ताकार गुंबद निर्मित होता है और वह ज्ञान की प्राप्ति या निर्वाण स्थल को निरूपित करता है। और गुंबद जल तत्व का प्रतीक होता है और ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। फिर आता है आपकी हर्मिका, जो कि ये दूसरे नंबर पर आती है, यानी कि इस प्रश्न के क्रम के अनुसार जो आती है हर्मिका, जो कि गुंबद के ऊपर एक चौकोर डब्बा होता है और जिसमें हर्मिका कहा जाता है मानव के देवीय लोक में संक्रमण का प्रतीक होता है और हर्मिका वायु तत्व को निरूपित करता है। फिर इसके बाद आता है छत्र, यानी कि छाता लगा होता है। छाता को इसमें नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ 4 ही शब्दों को दिया गया है। जो कि आपके हर्मिका के शीर्ष पर एक छतरी होती है, वह छाता होता है। जो एक फिर आता है आपकी यष्टि, यानी कि यष्टि जो होती है वह छत्र के केंद्र के ऊपर जो आपका ये छत्र लगा होता है, यहाँ पे छत्र लगा है, इसके केंद्र के ऊपर ये यष्टि बनी होती है। और यह एक ऊर्ध्वाधर मार्शल सॉफ्ट होता है जो कि एक मुंडी या धुरी की निरूपित करती है। इस तरीके से ये धुरी को यहाँ पर निरूपित करती है और एक तरीके से यह लौकिक और पारलौकिक क्षेत्रों को जोड़ती है और जो अंतरिक्ष तत्व का प्रतीक होता है। और सबसे ऊपर पर आपकी आती है स्तूपिका या छत्री, जिसे स्तूपिका या छत्री कहा जाता है, जो यहाँ पर होती है, जो एक तरीके से मुकुट जैसी संरचना होती है और जिसे सामान्य तौर पर कमल के आकार की या अन्य सजावटी रूप में बनी होती है और यह पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक होती है। तो इस तरीके से सबसे पहले आती है आपका अंड, फिर हर्मिका, फिर यष्टि, फिर इसकी छत्री होती है। तो इस तरीके की ये संरचना स्तूपों के संदर्भ में आती है। तो इस कारण से ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि सम्राट बनने से पहले उसने दक्कन के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन बी आता है, कथन दूसरा आता है कि मराठों के विस्तार को रोकने के लिए उसने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों से गठबंधन किया था। तीसरा कथन आता है कि उसने मुगल साम्राज्य में मुहर्रम का जश्न मनाने पर रोक लगा दी थी। चौथा कथन आता है कि उसने नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया हुआ था। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन औरंगजेब के संदर्भ में सही है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपके 2 कथन ही इसमें सही हैं। चलिए तो जान लेते हैं इनकी उपयुक्त व्याख्या को, इनके संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। इसमें आपका पहला कथन सही है और आपका चौथा वाला कथन है वो सही है कि सम्राट बनने के पहले वह दक्कन के गवर्नर के रूप में कार्य किया और उसने नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया। दूसरा किस कारण से सही नहीं है? दूसरा जो है इसके सही ना होने का कारण यह है, इसमें 3 कथन सही है, क्योंकि आपका दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है और पहला कथन भी सही है। अकेला सिर्फ इसमें दूसरा कथन नहीं सही है, क्योंकि जब ये शासक बना था तो सम्राट बनने के पहले उसने दक्कन के दरबार के रूप में भी गवर्नर के रूप में भी काम किया था। उसने मुगल साम्राज्य को मुहर्रम का जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी थी और उसने नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग विभाग का गठन भी किया हुआ था। तो इस तरीके से पहला, तीसरा, चौथा इसके अंतर्गत सही और आपका जो ये दूसरा वाला है वह कथन सही नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया था कि मराठों के विस्तार को रोकने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था, ना कि गठबंधन करने का। तो इसने आक्रमण करने का निर्णय लिया था, इस कारण से ये वाला इसका कथन गलत है, क्योंकि इसमें निर्णय गठबंधन करने का दिया गया है। और उसने बीजापुर के सिकंदर शाह को पराजित किया था और राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद गोलकुंडा पर अधिकार करके कुतुब शाही राजवंश का अंत कर दिया और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और वास्तव में दक्कन के राज्यों का विलय औरंगजेब की एक राजनीतिक भूल थी। तो इसके संदर्भ में आता है। तो ये आपका एक गठबंधन नहीं किया था बल्कि युद्ध किया था। अगर इस तरीके से होता तो आपका ये का जो कथन है वो सही होता। तो अभी प्रेजेंट में आपके तीनों कथन सही हैं, पहला, तीसरा, चौथा, कि उसने शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान गवर्नर के रूप में कार्य किया था और उस दौरान आक्रामक दहन नीति का अनुसरण किया था, फिर आक्रामक दक्कन नीति का अनुसरण किया था और उसने नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग से विभाग का गठन किया था और जो कि एक विभाग मुहतसिब नामक एक उच्च अधिकारी भी होता था। और उसने एक अन्य मुस्लिम संप्रदायों के लिए भी यह सहिष्णु नहीं था, क्योंकि उसने मुहर्रम का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई थी। तो इस तरीके से ये इसके संदर्भ में कथन सही होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा। अब आता है गांधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन करता है कि बौद्ध धर्म के महान संप्रदायों को गांधार कला शैली में दर्शाया गया था। ऑप्शन दूसरा कथन आता है कि गांधार कला शैली को शक और कुषाण शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी होगा। इसकी व्याख्या को देखें कि गांधार कला के बारे में सबसे प्रथम जानें कि गांधार कला जो है वह उत्तर पश्चिमी भारत के पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्र गांधार कला शैली का केंद्र रहा है। गांधार कला की सर्वोत्कृष्ट प्रतिमाओं का निर्माण पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान किया गया था और इस कला शैली की जो उत्पत्ति है वह इंडो ग्रीक शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी, जिसमें शैली के वास्तविक संरक्षक शक एवं कुषाण थे। कनेक्स ने इस कला शैली को विशेष संरक्षण दिया था और गांधार कला भारतीय और ग्रीक रोमन का तत्वों का एक विश्लेषण होता है। गांधार कला की विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें मांसपेशियों, मूछों, घुंघराले बालों, शारीरिक विशेषताओं की बारीकी को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी तरीके से मानव शरीर का निर्माण किया गया और इसका मुख्य विषय बौद्ध धर्म का नया स्वरूप महायानवाद था, यो कि इस कला के तहत बुद्ध की प्रतिमाओं का महायानवादियों के स्वरूप विकास किया गया था। तो इसके कारण आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द ग्रुप्स जॉन्स स्पेनियर इंडियन पोम्पानो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है पक्षियों से, ऑप्शन बी दिया गया है मछलियों से, ऑप्शन सी दिया गया है कछुओं से, ऑप्शन डी दिया गया है तितलियों से। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा कि यह मछलियों से संबंधित है।
क्वेश्चन आता है कि भारत में विदेशियों द्वारा किए गए आक्रमणों का सही कालानुक्रम में कौन सा सही है, या निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। इंडो ग्रीक जो थे हिंदू को सर्वप्रथम बैक्टीरिया के शासन करने वाले यूनानियों में 4 ने पार किया। यूनानियों के बाद शकों का आगमन हुआ, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में शकों के बाद पार्थियन यानी कि पहलव आए, फिर उसके बाद कुषाण शासकों का आगमन हुआ। तो इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, तो इनका एक क्रम है। अब आता है 6 नंबर का क्वेश्चन कि अद्वैत वेदांत एवं द्वैत वेदांत में मुख्य विचारक भिन्नता है। तो ये ऑप्शन ए दिया गया है ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, ऑप्शन बी दिया गया है वास्तविकता की प्रकृति ब्रह्म और आत्मन के बारे में, ऑप्शन सी दिया गया अनुष्ठान के एवं संस्कारों के महत्व के बारे में, और ऑप्शन डी दिया गया है आध्यात्मिक अनुभूति में धर्म ग्रंथों की भूमिका के संदर्भ में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि यह वास्तविकता की प्रकृति ब्रह्म और आत्मन या आत्मा के बारे में बचाता है। तो यह वैचारिक भिन्नता के संदर्भ में होता है। अब आता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले केटोफोनेन क्या है। यह केटोप्रोफेन एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन ए आता है इसके अंतर्गत कि एक आहार संबंधी चिकित्सा है, ऑप्शन बी आता है कि यह एक क्रायोजेनिक तरल पदार्थ है, ऑप्शन सी आता है कि एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जिसमें गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। तो इसमें बताना है आपको कि इसमें से कौन सा कथन इसका सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि केटोफेनोन एक प्रोफेन जो एक तरीके से एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा होती है। अब क्वेश्चन आता है 8 नंबर का कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है इसमें कि एक ठुमरी प्रेम गीत है तथा इसकी संरचना और प्रस्तुति गीतात्मक होती है। दूसरा आता है कि टप्पा में ऐसे गीत होते हैं जिनमें सुरों को द्रुत लय में गाया जाता है। और तीसरा आता है कि आगरा घराना ख्याल शैली के सभी घरानों में सबसे प्राचीन है। तो इनमें से बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही कथन सत्य दिए गए। चलिए तो इनके संदर्भ में व्याख्या को देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन आपका सत्य है, लेकिन आपका तीसरा जो कथन है वह सत्य नहीं है। इनकी व्याख्या को देखा जाए तो जो ठुमरी और टप्पा है वह संगीत समारोह में सुनी जाने वाली एक लोकप्रिय गायन शैली होती है। ठुमरी अपनी संरचना और प्रस्तुति में अति गीतात्मक होती है और इन गायन प्रकारों को अर्ध या सुगम शास्त्रीय भी कहा जाता है। ठुमरी एक प्रेम गीत है, इसलिए इसकी शब्द रचना अति महत्वपूर्ण होती है। और टप्पा जो देखा जाए एक ऐसे गीत होते हैं जिनमें स्वरों को द्रुत लय में गाया जाता है। यह एक कठिन रचना होती है जिनमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्रुपद और ख्याल शैलियों की भांति ठुमरी और टप्पा दोनों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण अपेक्षित होता है। अब आता है इसमें जो तीसरे शैली के संदर्भ में जो पूछा गया है कि आगरा घराना ख्याल शैली के सभी घरानों में प्राचीन है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपका ख्याल के प्रमुख प्रकारों के संदर्भ में देखा जाए तो इस शैली में जैसे आपके ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, आगरा और भिंडी बाजार आते हैं। इनमें ग्वालियर घराना जो है वह सबसे प्राचीन है और इन अन्य सभी घरानों का जनक भी इसे कहा जाता है। तो जो ग्वालियर घराना है वो सर्वाधिक प्राचीन है, जिसे ये जितने भी आपके घराने हैं, कौन कौन से आपके घराने आते हैं, ये पटियाली घराना, ग्वालियर घराना और आगरा और भिंडी बाजार जो ये घराने हैं, इनके संदर्भ में आपका ग्वालियर घराना जो है वह सबसे प्राचीन घराना आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन मतलब कि बी होगा। पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन में आगरा घराने की जगह ग्वालियर घराना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि उसका संबंध बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से था। दूसरा आता है कि वह मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की व्याख्या करना है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन इसमें सत्य है, तो ऑप्शन बी होगा। इसके अंतर्गत व्याख्या को देखा जाए तो एक तरीके से जो आपका पहला सही नहीं है उसके संदर्भ में देखा जाए तो मलिक अंबर जो रहे थे वह अफ्रीकी गुलाम से योद्धा बनने तक की कहानी उनकी बहुत अनोखी है। उन्होंने एक युवावस्था के दौरान उसे गुलाम व्यापारियों के द्वारा कई बार बेचा और खरीदा था।
इस भाग्य उसे इथोपिया कि उसके घर से मीलों दूर भारत आया। यहाँ अम्बन को न केवल उसकी स्वतंत्रता वापस मिली बल्कि उसे सामाजिक प्रतिष्ठा भी हासिल हुई। उसने एक सेना और विशाल संपत्ति प्राप्त हुई। उसने एक शहर की स्थापना की जो आज औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। तो इनके संदर्भ में आता है। और 1995 में मलिक अम्बर ने अहमदनगर सुल्तान में लौट गया था और इस किसी अन्य हबशी स्वामी के अधीन सेवारत हुआ था। वही समय था जब मुगल बादशाह अकबर की नज़र में दक्कन पर पड़ी उसकी अहमदनगर की ओर एक बड़ा सैन्य अभियान आरंभ किया और साथ ही अकबर के निधन के पूर्व उसका आखिरी अभियान भी हुआ और मलिक अकबर का समकालीन भी होता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा कथन सही है और पहला कथन आपका गलत है। तो इसके संबंध किस घराने से रहे थे, मतलब कि इसके संबंध जो थे वह मलिक अकबर के वह इथियोपिया में उसका घर था और वह एक तरीके से भारत में वह आया हुआ था और यहाँ पर उसने एक शहर जिसे औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना की हुई थी। तो ये आपके कुलीन परिवार बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पट्टचित्र कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि ये चित्रकलाएं मंदिर परंपराओं पर आधारित लोकप्रिय कला शैली है। दूसरा कथन आता है कि इन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों में जीआई टैग किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा कि पट्टचित्र कला जो है वह एक तरीके से चित्रकला की वह शैली होती है जो जगन्नाथ पंथ या पुरी या उड़ीसा में मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित होती है। इस शैली की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में मानी जाती है, इस कारण से इसका पहला कथन सत्य है। और चित्रकला की यह शैली जो है वह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है और इस शैली के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में पट्टचित्र को जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 11वें नंबर का आता है जिसमें पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में पोलज, पर्ती और चाचर क्या थे। ऑप्शन ए दिया गया है खिलजी वंश के अधीन आने वाले क्षेत्र। ऑप्शन बी दिया गया है इल्तुतमिश के अधीन आने वाले सैन्य विभाग। ऑप्शन सी आता है अकबर के अधीन कृषिगत सैन्य विभूमि का वर्गीकरण। ऑप्शन डी आता है औरंगजेब द्वारा समाप्त की गई जनजातीय धार्मिक प्रथाएं। तो ये एक तरीके से देखी जाए तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होता है क्योंकि यह अकबर के अधीन कृषिगत भूमि का वर्गीकरण है। क्योंकि पोलज जो होती थी वह इस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती करते थे। पर्ती भूमि जो थी इस भूमि में 2 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी और आपकी चाचर भूमि जो होती थी वहाँ पर इस भूमि पर 3 या 4 वर्षों में एक बार में खेती होती थी। तो इस तरीके से ये 3 तरीके की खेतियों का प्रचार भूमि के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो कि अकबर के काल में। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आता है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। तो इसमें वंशानुगत आपका बाजीराव के समय में यह पेशवा का पद जो था वह वंशानुगत हो गया था। जब 1700 मतलब कि जब 18वीं सदी के दूसरे दशक में दक्कन और मध्य भारत में पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा शक्ति और मुगलों के आधिपत्य में लगभग समाप्त हो गई थी और 1720 में बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र था बाजीराव पेशवा बना, तब से वह पद वंशानुगत हो गया और 1740 ईस्वी में बालाजी बाजीराव जो नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे वह पेशवा बने और 1749 ईस्वी में साहू के निधन तक वह सतारा के राजा के अधीन था और इसके बाद उसे वस्तुतः राजा की सभी संप्रभु शक्तियाँ अपने हाथों में ले लीं। तो इनके संदर्भ में आता है। क्वेश्चन आता है कि बोहाग, कोंगाली, भोगाली पद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है छऊ, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी बिहू। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा कि यह बिहू नृत्य से संबंधित है कि बिहू जो असम का एक परंपरागत लोक नृत्य है और यह सामान्य तौर पर कृषि चक्र के अनुसार मनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन आता है आपका 14वें नंबर का कि अवदान शतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह एक बौद्ध पद संग्रह है और दूसरा कथन आता है कि इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
तो इसमें आपका ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी दिया गया है केवल दो, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों, ऑप्शन डी में ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो बात की जाए तो इसमें पहला ही कथन आपका सत्य है, तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत होगा। दूसरा जो है, इस रचना में पाली भाषा में इसकी रचना नहीं हुई है, बल्कि इसकी जो रचना हुई है पद्य शैली में, यह संस्कृत भाषा में की गई है। तो इसकी ये पाली भाषा में ना हो के इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है, तो इसके कारण ये आपका ऑप्शन जो कथन दूसरा है वो गलत होगा, पहला कथन इसमें सही है। क्वेश्चन आता है कि साइबर स्पेस के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा ओपन काइलिन क्या है। साइबर स्पेस के संदर्भ में ओपन काइलिन जो है वह क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है रैमवेयर, ऑप्शन बी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी चैटबॉट। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन बी है, क्योंकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एक तरीके से ये ओपन काइलिन होता है। ये ओपन काइलिन चीन में ओपन काइलिन अपने नामक अपना पहला स्वदेशी ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू किया गया। यह मौजूदा ओपन सोर्स फिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है और यह चीन के इस संस्करण में 4000 डेवलपर्स के समूह द्वारा इसे तैयार किया गया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम, वित्त और ऊर्जा से उद्योगों में करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी होगा। अब आता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह वर्ष 2012 में शुरू किया गए यूनेस्को की एक पहल है। दूसरा कथन आता है कि हैदराबाद वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का यह हिस्सा है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ना तो इसमें पहला है और ना ही इसमें दूसरा है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जो आपका बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला यह भारत का पहला शहर बन गया है। भाई कौन शहर बन गया है? बेंगलुरु जो है वह वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला शहर बन गया। यह वर्ल्ड सिटीज फोरम एक तरीके से शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क होता है जो शोध और ज्ञान संबंधी जानकारी साझा करता है, साथ ही वह भविष्य की समृद्धि और संस्कृति में भूमिका निभाता है। तो हैदराबाद नहीं है, इसके जगह पे आपका बेंगलुरु आएगा। तो यहाँ पर आपका बेंगलुरु शहर जो है, और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो यह वैश्विक मंच की स्थापना 2012 में लंदन के संस्कृति एवं रचनात्मक उद्योग के डिप्टी मेयर जस्टिन साइमंस ओबीई द्वारा की गई थी। तो ये वैश्विक मंच तो है, 2012 में तो इसकी शुरुआत की गई, लेकिन ये यूनेस्को की पहल ना होके यह किसकी पहल है? यह आती है संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के डिप्टी मेयर जस्टिन साइमन ओबीई द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ना कि यूनेस्को द्वारा। तो इस कारण से आपका पहला दूसरा कथन गलत है। अब क्वेश्चन आता है 17 नंबर का कि कथक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा आता है कि इसका प्रचलन मुख्य रूप से उत्तर भारत में है। तीसरा आता है कि इसमें हिंदुस्तान संगीत का प्रयोग किया जाता है। चौथा आता है कि यह विभिन्न घरानों में विभक्त है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य हैं। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो चारों कथन ही सत्य हैं कि यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका प्रचलन उत्तर भारत में है। यह हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न घरानों में विभक्त है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सुर्खियों में रही साल 16 अपोजिटिफोलिया है। ऑप्शन ए आता है अंडमान द्वीप में खोजा गया सबसे बड़ा पुष्पीय पादप। ऑप्शन बी आता है चिकित्सीय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हिमालयी जड़ी बूटी। ऑप्शन सी आता है लवणीय पर्यावरण में उगने वाली 12मासी झाड़ी। ऑप्शन डी आता है जैव ईंधन बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला शैवाल। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह जो साल 16 अपोजिटिफोलिया जो है वह लवणीय पर्यावरण में उगने वाली एक 12मासी झाड़ी होती है। क्योंकि एक पत्रिका के अनुसार माने तो पादप की वह नवीन प्रजाति 12मासी मासलानुइन झाड़ियाँ होती है जो 1 से 2 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका मूल तना चिकना, बेलनाकार और काष्ठीय होता है। ये पादप लंबवत वृद्धि करते हैं और शायद ही कभी जमीन पर फैलते हैं। साल 16 एक अन्य प्रजातियों के विपरीत इनमें रोम नहीं होते हैं।
और यह ऑपोजिटिफिलिया नाम से पता चलता है और इस पादप की पत्तियां तने एक दूसरे के विपरीत दिशा में विकसित होते हैं और यह लवणभेद अर्थात लवणीय परिस्थितियों में उगने वाले पादप होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 19 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें सुर्खियों में रहे पद और प्रकृति एवं प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। पहला आता है जूके 2 रॉकेट से संबंधित है, जो दूसरा आता है जुपिटर 3 इलेक्ट्रिक वाहन से, तीसरा आता है अकीरा रोबोट है। तो इसके संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, मतलब कि कौन से एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो एक सिर्फ मेल खाता है, तो केवल एक के अंतर्गत कौन सा मेल खाता है, तो इसमें पहला जो है वह मेल खाता है कि जूके 2 जो है वह एक रोबोट है, क्योंकि जूके 2 को प्रक्षेपित करने का यह दूसरा प्रयास था और यह प्रक्षेपण एक बीजिंग में स्थित लैंडस्केप कंपनी द्वारा किया गया है और यह चीन की एक निजी कंपनी ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए जूके 2 को नामक रॉकेट कक्षा में प्रक्षेपित किया है, जो कि विश्व का पहला मीथेन संचालित रोबोट है और इसमें ईंधन के रूप में यह मीथेन और तरल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अब आता है इसके नेक्स्ट, मतलब कि दूसरा क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये जो है स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी यान जुपिटर 3 नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। तो यह स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी यान के द्वारा इसे जुपिटर 3 को प्रक्षेपित किया गया और इस उपग्रह के लिए प्रक्षेपण के साथ ही इस मिशन में एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, जिसके संचालक नेटवर्क सिस्टम के अनुसार जुपिटर 3 अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। तो ये इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है बल्कि वाणिज्यिक संचार उपग्रह एक तरीके से होता है। तो ये वाणिज्यिक संचार उपग्रह। अकीरा के बारे में बात की जाए तो अकीरा एक तरीके से रेम्सवेयर है, जो कि केंद्र सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी कि सर्टिन के एक एडवाइजरी जारी की थी कि इसके अंतर्गत लोगों को अकीरा नामक रेम्सवेयर के प्रति आगाह किया था, मतलब कि ये रेम्सवेयर है ना कि ये रोबोट है। और रेम्सवेयर जो है वह एक तरीके से एक मेलवेयर होता है और मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डेटा चोरी करने के लिए, सिस्टम पर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के हेतु किया जाता है और साइबर अपराधी इस डेटा का इस्तेमाल फिरौती मांगने के लिए करते हैं। तो ये अकीरा ना होके एक रेम्सवेयर है जो कि एक मालवेयर होता है और ये जो जुपिटर जो है वह एक वाणिज्यिक संचार उपग्रह है ना कि इलेक्ट्रिक वाहन, और जूके 2 एक रॉकेट है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन आता है कि चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि उन्हें वृंदावन के कृष्ण पंथ के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। दूसरा कथन आता है कि उन्होंने धर्म ग्रंथों और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया था। तीसरा कथन आता है कि यह शिक्षाष्टक ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से संबंधित है। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन इनके अंतर्गत सही है। तो इसमें आपका जो कथन है वह आपके 2 कथन इसमें सही हैं, कि आपके केवल 2 ही कथन सही हैं। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका दूसरा जो कथन है वह सही नहीं है। पहला कथन और तीसरा कथन जो है वह सत्य है। पहले कथन के अंतर्गत देखा जाए तो चैतन्य ने पूरे भारत की यात्रा की थी और वह वृंदावन भी गए। उन्होंने इसी यात्रा के दौरान कृष्ण की उपासना की और उन्हें फिर से प्रतिष्ठित किया। और दूसरा कि इस कारण से नहीं सही है क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, किंतु उन्हें परंपरावादी नहीं कहा जा सकता है। तो ये इन्होंने विरोध नहीं किया था, जो इनमें धर्म ग्रंथों और मूर्ति पूजा का स्वीकार करने की बात की गई है, तो एक तरीके से इनके द्वारा ये नहीं कहा गया था। और तीसरे कथन के बारे में बात की जाए तो इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को कोई चित्रित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, मतलब कि कोई भी इनका जो शिक्षित ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है और उनके ग्रंथ कथनों को उनके एक अनुयायी द्वारा लिया गया है, जिसे शिष्टाष्टक यानी कि शिक्षा के 8 ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो इस कारण से आपका जो दूसरा कथन है वह सिर्फ गलत है। क्योंकि गलत है क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा और धर्म ग्रंथों को स्वीकार किया था, ना कि अस्वीकार किया था। और पहला और तीसरा तो ऑलरेडी आपका सही है ही, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है मांडा, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी सुतकांडीडोर और आता है
तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो होगा वह सुतकांडी डोर होगा, क्योंकि इसका हड़प्पा का जो आपका पश्चिमी स्थल है वह पाकिस्तान की मकरान तट पर अवस्थित सुतकांडी डोर होता है। पूर्वी जो स्थल है जैसे इसके ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, इस तरीके से इनके स्थलों को डिवाइड किया गया। तो वेस्ट में तो आता है आपका पश्चिमी पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित सुतकांडी डोर। पूर्वी में आता है आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में आलमगीरपुर। उत्तर में आता है जम्मू कश्मीर का मांडा और दक्षिण में आता है महाराष्ट्र का औरंगाबाद, तो इस दैमाबाद। तो इस तरीके से ये इसके 4 स्थल आते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जिसमें नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और मांडा, ईस्ट में आपका आता है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में स्थित आलमगीरपुर, वेस्ट में आता है पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित सुतकांडी डोर, और आपका साउथ में आता है महाराष्ट्र में दैमाबाद आता है। तो इस तरीके से ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आते हैं। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित के युग्मों पर विचार कीजिए। शासक और राजवंश के बारे में दिया गया है, जिसमें पहले शासक आते हैं मेहरभोज गुर्जर प्रतिहार, दूसरे आते हैं महेंद्र पाल प्रथम पाल वंश से, तीसरे आते हैं अमोघ वर्ष जो कि एक तरीके से राष्ट्रकूट के संदर्भ में आते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपके जो युग्म है वह इसमें आपका पहला और तीसरा जो है वह सही है, कि पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा जो है वह सही नहीं है, क्योंकि महेंद्रपाल जो है वह महेंद्रपाल प्रथम जो है वह मिहिर भोज के पुत्र है, और यह एक पाल वंश से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली शासक थे और उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार मगध और उत्तरी बंगाल में किया हुआ था। तो ये महेंद्रपाल फर्स्ट है जो कि प्रतिहार राजवंश के शासक थे। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन बी है वह आपका गलत है, पहला और तीसरा सही है कि मिहिर भोज जो है वह जो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, और आपके जो अमोघ वर्ष आते हैं वह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, और आपके जो महेंद्रपाल प्रथम है ये प्रथम जो है वह इनके पुत्र हैं, किसके मिहिर भोज के ये पुत्र हैं जो प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन इसमें बी होगा, क्योंकि 2 ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन आता है कि हिंदू शासी राज साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि इसका विस्तार पंजाब से काबुल तक और इसकी राजधानी बेहिंद थी। दूसरा आता है कि हिंदू शासी शासक जयपाल महमूद गजनवी का समकालीन था। तीसरा आता है कि हिंदू शासी के अपने निकटवर्ती राज्य कश्मीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं, कि इसका विस्तार जो है पंजाब से काबुल तक के और राजधानी बेहिंद थी। हिंदू शासी शासक जयपाल और महमूद गजनवी इसके समकालीन थे, और हिंदू शासी अपने निकटवर्ती राज्य कश्मीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होते थे। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आता है कि मंदिरों के विभिन्न प्रकार के पूजा ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना, जिसमें आपका पूजा ग्रह शैली और विशेषता दी गई है, जिसमें पहली आती है संदर पूजा ग्रह जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। दूसरी आती है आपकी निरंतर जो कि पूजा ग्रह में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। तीसरी आती है सर्वतोभद्र जो कि पूजा ग्रह जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें सुमेलित हैं। तो इसमें तीनों ही कथन एक दूसरे से सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि इस श्रृंखला का आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है कि हैप्टिक तकनीक की बढ़ती लोकप्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि हैप्टिक तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगिता पर बल, कंपन एवं गति आरोपित करके स्पर्श करने का अनुभव करा सकती है। दूसरा आता है कि यह तकनीक नेविगेशन, अवरोधन, संसूचन, वस्तु की पहचान जैसे स्थानिक को दिशात्मक संकेत प्रदान करने, दृष्टिबाधित लोगों की एक तरीके से सहायता कर सकती है। कार चलाते समय स्टीयरिंग व्हील के झटके का अनुभव करना हैप्टिक तकनीक का एक उदाहरण आता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें जो आपका कथन है वह एक तरीके से तीनों ही कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि सभी तीनों होंगे, कि इसमें हैप्टिक तकनीक है जो एक तरीके से एक ऐसी तकनीक होती है जो उपयोगकर्ता पर बल, कंपन और गति आरोपित करके स्पर्श का अनुभव कराती है।
यह तकनीक नेविगेशन, अवरोधक संसूचन और वस्तु की पहचान जैसे स्थानक और दिशानक संकेत प्रदान करके दृष्टिबाधित लोगों की सहायता कर सकती है। और कार चलाते समय स्टीयरिंग व्हील के झटके का अनुभव करना हैप्टिक तकनीक का एक प्रमुख उदाहरण आता है। तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं। क्वेश्चन आता है 26 नंबर का कि बौद्ध धर्म में अनिच्छ का अर्थ होता है। तो आपने को बताना है कि बौद्ध धर्म में अनिच्छ का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए आता है आपका जन्म एवं पुनर्जन्म का चक्र। ऑप्शन बी आता है अहिंसा की अवधारणा। ऑप्शन सी आता है सभी वस्तुओं की नश्वरता। ऑप्शन डी आता है ध्यान में माध्यम से ज्ञान की खोज करना। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह सभी वस्तुओं की नश्वरता को संदर्भित करता है। कि बौद्ध धर्म में अनिक का यानी कि पाली भाषा में इसे अनिच्छ कहा जाता है, जो कि नश्चरता या अनित्यता की अवधारणा को संदर्भित करता है। यह स्तुत 3 संकेतों में से एक है और इसमें अन्य 2 संकेत आते हैं, दुख पीड़ा, और दूसरा आता है आपका तीसरा अनंत यानी कि गैर आत्मा। तो इस तरीके से ये आते हैं। और अनिच्छ का सिद्धांत यह बताता है कि यह अनुकूलित घटनाएं हैं, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक हो, अनित्य हो या परिवार योग्य हो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आता है कि हड़प्पाई लिपि प्रतीक शब्दांश है। ऑप्शन बी आता है कि यह सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन सी आता है कि प्रारंभिक हड़प्पा काल से लेकर उत्तर हड़प्पा काल में इसके अत्यधिक विकास देखा गया। और ऑप्शन डी आता है कि इस लिपि को अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सत्य नहीं है और आपका पहला, दूसरा और चौथा जो है वह सत्य है। कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा गया है कि यह सबसे बड़ा रहस्य हड़प्पावासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और उसकी लेखन प्रणाली होती है, जिसमें ऐसा संभव है कि हड़प्पा संस्कृति क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोलते हैं और मोहरों पर पाई गई लिखावट संभवतः शासक वर्ग की भाषा होती है। मूल चिन्हों की संख्या जो है वह 400 से 450 है, जो कि लिपि प्रतीक शब्दांश है। और इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक चिन्ह का एक शब्द या शब्दांश को दर्शाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि पूरी तरह से विकसित थी और समय के साथ इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया था। तो इस कारण से आपका ऑप्शन सी सही नहीं होगा और ए, बी और डी आपके सही हैं। क्वेश्चन आता है आपका 28 नंबर का कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शासक और राजवंश के बारे में दिए गए हैं, जिसमें आपके शासक आते हैं कि नाहपान, पश्चिमी क्षत्रप, रुद्रदामन, सातवाहन, वासुदेव फस्ट, आभीर और सिमुक कुषाण से संबंधित हैं। तो इसमें उपयुक्त में से कौन से युग्म सही है, इनके बारे में बताना है। तो इसमें आपका जो एक ही युग्म इसमें सही है, केवल एक ही। चलिए तो जानते हैं इसके अंतर्गत कौन सा इसके अंतर्गत युग्म सही है। जैसे आपके नहपाल जो रहे हैं वह क्षत्रप शासक रहे हैं, वह कौन से पश्चिमी क्षत्रप रहे हैं, ये आपका सही है, क्योंकि ये अपने प्रारंभिक शिलालेखों में नहपान को क्षत्रप की उपाधि का इस्तेमाल किया गया, जबकि उत्तरवर्ती शिलालेखों में महाक्षत्रप या राजन का उपयोग किया गया था, जो इस कारण से पहला सही। दूसरे आते हैं रुद्रदामन, जो फर्स्ट है वह रुद्रदामन फर्स्ट पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शक शासक है, ना कि यह सातवाहन है। और सातवाहन के पतन के बाद इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महाक्षत्रप की उपाधि धारण की हुई थी। तो रुद्रदामन प्रथम जो है वह पश्चिमी क्षत्रप वंश के एक शक शासक है। फिर आते हैं वासुदेव, यानी कि जिन्हें आभीर से इसमें सुमेलित नहीं है, बल्कि वासुदेव जो है वह कुषाण साम्राज्य से सुमेलित है, क्योंकि कुषाण साम्राज्य का पतन लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य वासुदेव प्रथम के समय से ही प्रारंभ हुआ था और वासुदेव द्वितीय अंतिम कुषाण शासक था। तो ऑप्शन इसमें इस कारण से दूसरा होगा, ये वाला मतलब कि सही नहीं है। फिर आती है सिमुक के बारे में। सिमुक जो होगा, सिमुक जो है वह आपकी कुषाण वंश से संबंधित ना होकर यह सातवाहन वंश से संबंधित है। तो इस कारण से आपके ये तीसरे गलत है कि शुंग शक्ति को नष्ट करने का श्रेय सिमुक को दिया जाता है। सिमुक के बाद उसके भाई कान्हा या कृष्ण ने गद्दी संभाली, जो कि पश्चिम की ओर नासिक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस तरीके से ये इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें सिर्फ आपका पहला वाला जो था वो इसमें सुमेलित था, ये सुमेलित नहीं था कि रुद्रदामन फर्स्ट जो है वह सातवाहन ना होकर पश्चिमी क्षत्रप वंश के थे। वासुदेव फर्स्ट जो रहे थे वह कुषाण साम्राज्य से संबंधित है। सिमुक जो है वह सातवाहन राजवंश से संबंधित है। तो इस तरीके से ये विभिन्न शासक हैं जो कि इनके राजवंश ही आते हैं।
क्वेश्चन आता है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला शब्द ग्रीड फ्लेक्शन का सर्वोत्तम वर्णन किया गया। ऑप्शन ए दिया गया है उपभोक्ता मांग में हुई अचानक वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति के रूप में। ऑप्शन बी दिया गया है कि अधिक लाभ हेतु और कॉरपोरेट के अत्यधिक प्रयास के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति के रूप में। ऑप्शन सी आता है कि आर्थिक समृद्धि के मुद्रा आपूर्ति से अधिक होने की वो स्थिति के उत्पन्न मुद्रास्फीति के रूप में। ऑप्शन डी आता है कि कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने और कीमतें बढ़ाने के लिए वस्तुओं की जमाखोरी करने के रूप में। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह ग्रेड फ्लेक्शन एक तरीके से अधिक लाभ प्राप्ति हेतु कॉरपोरेट में अत्यधिक प्रयास के कारण जो उत्पन्न मुद्रास्फीति होती है उससे संबंधित होती है। और ग्रेड फ्लेक्शन का तात्पर्य अत्यधिक लाभ के प्रति कॉरपोरेट लालच के कारण होने वाली मुद्रास्फीति होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तराइन के युद्ध के संदर्भ में है। तराइन के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन आता है कि यह महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। दूसरा आता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज के पुत्र रणथंभौर चले गए और एक नए चौहान राजवंश की स्थापना की। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन जो आपका बी है वो सही है, क्योंकि इसमें दूसरा कथन इसका सत्य दिया गया है, पहला कथन सत्य नहीं है। क्योंकि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में मौर्यों जो कि एक तुर्की जनजाति थी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों के मध्य लड़ा गया था, ना कि महमूद गजनवी के। तो इसमें ये मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा गया था, ना कि महमूद गजनवी के। तो इस कारण से आपका पहला वाला कथन है। अभी आपने देखो इस तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वो जो कथन दिया गया है उसमें आपकी मिस्टेक बता देते हैं कि तो उसमें आपको इन बारीकियों को ध्यान रखना है। मतलब कि जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसको ये समझना है कि आपका इसमें क्या गलत है। अब देखो इसमें पूरी चीज़ें सही हैं, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आपके दोनों ही कथन एक तरीके से सही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या दे दिया है कि यहाँ महमूद गजनबी और यहाँ पर मोहम्मद गौरी है। तो इस तरीके से आपको कि भाई एम से रहा तो महमूद या मोहम्मद गौरी, इस तरीके के कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही इनका मेन उद्देश्य होता है कि जिस तरीके से कन्फ्यूजन होगी तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपको नोटिस करना है, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट कर दे रही हूँ कि आपका इसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कथन में किस तरीके से गलतियाँ पकड़ी जाती हैं। तो इसी के संदर्भ में इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 31 नंबर का है, जो कहता है कि सोहराई खोबर चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है इसमें कि यह स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। दूसरा कथन आता है कि इसे सामान्यतः स्थानीय फसल कटाई और शादी समारोह के दौरान स्थानीय रूप में उपलब्ध रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। तीसरा कथन आता है कि यह झारखंड का राज्य से संबंधित है। और चौथा आता है कि इस चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपके चारों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी होगा, सभी चारों कथन कि जो आपकी सोहराई खोबर चित्रकला है जो एक झारखंड राज्य से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, इस कारण से यह चर्चा में है। और इसे सामान्यतः स्थानीय फसल कटाई और शादी समारोह के दौरान स्थानीय रूप से उपलब्ध रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है और स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला होती है। तो इस कारण से चारों ही कथन इसके सत्य हैं। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यह दर्शन के सभी संप्रदायों में सबसे प्राचीन है। यह 25 मूल तत्वों के अस्तित्व के बारे में बताता है। इन 25 तत्वों में से पहला प्रकृति अर्थात पदार्थ है। इसके अनुसार जगत यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति देवी शक्ति से नहीं अपितु प्रकृति के अंतर्निहित गुणों से हुई है। यह 3 गुण में के सिद्धांत का उल्लेख करता है। ये 3 गुण सत्य, रजस और तमस है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय का वर्णन किया गया? तो ये एक तरीके से सांख्य दर्शन का वर्णन करता है। तो ऑप्शन डी होगा। तो ये कथन इसके संदर्भ में रहेगा। तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध और माँ कामाख्या देवी को समर्पित 17वीं शताब्दी में निर्मित कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से स्थापत्य कला के शैलियों में से किसे दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है पाल, ऑप्शन बी आता है बल्लभी, ऑप्शन सी आता है अहोम और ऑप्शन डी आता है आपके द्रविड़।
तो इसमें जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह अहोम स्थापत्य शैली को दर्शाता है। क्योंकि अहोम स्थापत्य कला को उसकी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जैसे कि टिकाऊ और स्वदेशी सामग्रियाँ, जैसे कि ईंटों और टेराकोटा टाइल्स का प्रयोग और मंदिर के डिजाइन में विशिष्ट रूप से, जैसे कि वर्गाकार गर्भगृह के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद निर्मित किया गया और मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति कला की एक जटिल बारीकियों और रूपांकन को अलंकृत किया गया। अब आता है, और कामाख्या मंदिर जो है आपको बता दें, यह कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी जिले में स्थित है। अब आते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का भाग नहीं है? ऑप्शन ए श्यामा शास्त्री, श्री श्यामा शास्त्री, ऑप्शन बी श्री त्यागराज, और ऑप्शन सी श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितिकार, ऑप्शन डी पुरंदरदास। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा कि पुरंदरदास है। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध पर आक्रमण को विफल करने के लिए चाणक्य की षड्यंत्रों और शानदार रणनीति की पहली कहानी का उल्लेख है? ऑप्शन ए दिया गया है मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी सारीपुत्र प्रकरण, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी प्रियदर्शिका। तो इसमें जो आपका उत्तर है ऑप्शन सी है, क्योंकि यह मुद्रा राक्षस से संबंधित है कि चाणक्य को कौटिल्य और विष्णु शास्त्र के नाम से जाना जाता है। वह एक ब्राह्मण थे और उन्होंने नंदों के कट्टर विरोधी थे। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त के द्वारा संस्कृत में की गई थी और इनकी विषय वस्तु अवध पर किए गए जाने वाले किसी भी आक्रमण को विफल करने के लिए चाणक्य द्वारा वर्णित षड्यंत्रों और शानदार रणनीतियों पर आधारित है। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि यह संगीत या गीत राजा के स्वागत या प्रमुख देवता पांग कब की आत्मा को जागृत करने के लिए गाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह गीत जादुई शक्तियों से उपयुक्त है। तो उपयुक्त परिच्छेद में से किस क्षेत्रीय संगीत का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए आता है पावोडा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दसकठिया उड़ीसा, ऑप्शन सी बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जो आता है साना लामोक मणिपुर। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि यह जो संगीत परंपरा है वह साना लामोक मणिपुर को दर्शाती है। यह माईबा, जिसे पुजारी के नाम से जाना जाता है, द्वारा राज्याभिषेक द्वारा समारोह के दौरान गाया जाता है। इसे राजा का स्वागत करने और प्रमुख देवता पांग खब की आत्मा को जागृत करने के लिए गाया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि यह गीत जादुई शक्तियों से युक्त होता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन डी होगा। अब आता है, निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें आपके भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग और राज्य दिए गए। कंधमार हल्दी राजस्थान से संबंधित है, इंदू मिसमी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से, जोहा चावल उड़ीसा से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें आपका सिर्फ एक ही सुमेलित है, तो आपका केवल एक ही सुमेलित है। इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। इनको जानने के पहले आपको बता दें कि जीआई टैग जो होते हैं वह एक तरीके से विशेष उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाने वाला नाम या चिन्ह होता है, जो कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होता है। जैसे कि आपकी दार्जिलिंग की चाय का उदाहरण देखा जाता है। कंधमान हल्दी जो है उड़ीसा राज्य के दक्षिणी मध्य भाग में पाई जाती है। तो कंधमान हल्दी आपकी राजस्थान में ना पाके आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। फिर आती है आपका इंदू मिसमी टेक्सटाइल। इदू मिसमी जो टेक्सटाइल है वह अरुणाचल प्रदेश की इदू मिसमी जनजाति ने ब्रेक स्टेप करघों द्वारा कपड़ा बुनने की एक समृद्ध प्रचलित परंपरा है। इंदू जो टेक्सटाइल है 2019 में से जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो इसमें आपका ये दूसरा वाला सही है। और आपका जोहा चावल जो है वह एक तरीके से आपका असम से संबंधित है, क्योंकि यह 14वीं शताब्दी में कविराज माधव कंदवी द्वारा रचित असमिया रामायण में उल्लेख है कि रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को गहरी निद्रा से जगाने के लिए जोहा चावल से बने खाद्य पदार्थों का उपयोग किया था, और असम में उगाए जाने वाले इस चावल को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक दिया गया। तो ये जोहा चावल जो है आपका असम से संबंधित है, यहाँ आपका असम से आएगा। और आपका कंधमान हल्दी जो है वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो इस तरीके से उड़ीसा से है, और आपका सिर्फ इसमें दूसरा जो ऑप्शन जो दूसरा कथन है वो सिर्फ है सही है कि इंदू मिसमी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर का, कि क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला सूफी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि राबिया निजामुद्दीन औलिया की समकालीन थी तथा उन्हें भारत की पहली महिला सूफी संत माना जाता है। दूसरा कथन आता है कि सूफी संतों में ईश्वरवादी दृष्टिकोण ने उन्हें सूफीवाद के रूढ़िवादी तत्वों के साथ संघर्ष के रूप में डाल दिया था। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ना पहला कथन सत्य है ना ही दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी होगा।
कि जो रहस्य एक तरीके से देखा जाए तो रजिया जो रही हैं, राबिया जो है वह कुछ सूफियों में ऐसे जैसे महिला रहस्यवादी राबिया को और रहस्यवादी मंसूर बिन हज्जाक ने इस ईश्वर और आजीवात्मा को एक दूसरे को जोड़ने वाले तत्व के रूप में प्रेम का बहुत बल दिया। और निजामुद्दीन औलिया ने हजरत निजामुद्दीन और महमूद ए इलाही नाम से भी जाना जाता है। वे एक भारतीय सुन्नी मुस्लिम विद्वान और चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे और वे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध सूफियों में से एक थे। इस प्रकार राजिया निजामुद्दीन औलिया की एक समकालीन नहीं थी। और इस तरीके से देखा जाए कि इसमें एक शर्वीश्वरवाद दृष्टिकोण ने उन्हें रूढ़िवादिता तत्वों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। तो ये जो है वह एकश्वरवादी ना होकर इस सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इन्हें इस संदर्भ में लाया गया था। और इस तत्वों के कारण मंसूर को मौत की सज़ा दी गई थी, जिसके बावजूद आम मुसलमानों में रहस्यवादी विचार का प्रसार होता रहा था और इस तरीके से रहा है। बीबी फातिमा जो रही थी वह भारत की पहली महिला सूफी संत थी, ना कि राबिया। तो राबिया जो है वह आपकी पहली सूफी संत नहीं है। बीबी फातिमा जो है वह आपकी पहली महिला सूफी संत हैं, जिन्होंने साधारण महिला थी और जिन्होंने धर्मशीलता का प्रदर्शन नहीं किया। और बीबी फातिमा निजामुद्दीन औलिया सहित कई लोगों को प्रिय थी तथा ये उनकी बड़ी बहन उन्हें मानते थे। तो इस तरीके से ये जो आपका राबिया के संदर्भ में दिया गया है, तो यहाँ राबिया ना होकर बीबी फातिमा होगा और ये जो एकोश्वरवादियों के दृष्टिकोण ना होकर यहाँ सर्वेश्वरवादियों का दृष्टिकोण के संदर्भ में होगा। तो इसमें भी एक का अकेला इसका मतलब कि एक शब्द ही गलत है और इसमें भी आपका एक ही शब्द गलत है, तो जिस कारण से आपका ऑप्शन डी होता है। अगर यहाँ पर आपका बीबी फातिमा होता और यहाँ पर सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण होता तो इस कारण से आपका दोनों ही कथन इसमें सही होते, तो ऑप्शन डी आता है। अब आता है कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि बैरम खां के शासनकाल में वकील वजीर का पद असीम शक्तियों के साथ अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था। दूसरा कथन आता है कि अकबर के अधीन वकील से वित्तीय अधिकार छीन लिए और इन्हें दीवान ए कुल नामक नई पदाधिकारी सौंप दिए गए। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संगम ग्रंथ और विषय वस्तु में दिया गया है कि शिल्पाधिकार क्रम कोवलन नामक गणराज्य व्यक्ति की प्रेम कथा, त्रिकुरम सार्वजनिक जीवन में दर्शन और नैतिकता से संबंध है, तो क्याप्यम जो है वह तमिल व्याकरण है। तो इसमें जो आपको बताना है कौन सुमेलित है, तो इसमें आपके तीनों ही सुमेलित है कि शिल्पाधिकार क्रम कोवलन नामक गणराज्य व्यक्ति की प्रेम कथा, त्रिकुरम जो है सार्वजनिक जीवन में दर्शन और नैतिकता और तोक्लाप्यम तमिल व्याकरण है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि खगोल विज्ञान के संदर्भ में लैग्रेंज पॉइंट से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि लैग्रेंज पॉइंट ब्रह्मांड में एक ऐसी अवस्थितियां हैं जहां कोई भी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न नहीं कर सकता। इन बिंदुओं का प्रयोग अंतरिक्ष यान द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपके दो कथन दिए गए हैं, तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपके दो कथन में से सिर्फ एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन बी है। तो इसमें पहला वाला जो कथन है वह गलत है, दूसरा वाला कथन सत्य है। चलिए तो जानते हैं कि इसके संदर्भ में ये क्यों गलत है। लैग्रेंज पॉइंट जो है वह अंतरिक्ष में ऐसी अवस्थितियाँ होती हैं जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसी दो पिंड प्रणालियों में गुरुत्वाकर्षण का वह आकर्षण और प्रतिकर्षण में परिवर्तित क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा कम ईंधन खपत के साथ अवस्थित बने रहने के लिए किया जाता है। इस तरीके से इसमें 5 विशेष पॉइंट होते हैं जो एक क्षेत्र द्रव्यमान वाले पिंड के दो बड़े द्रव्यमान वाले पिंड में एक स्थिर पैटर्न में परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि चोल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला आता है कि इसकी स्थापना विजयालय ने की थी जो पांड्यों का सामंत था। दूसरा कथन आता है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण थर्ड ने चोलों को पराजित करके चोल साम्राज्य के उत्तरी हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तीसरा आता है कि राजराज ने चेर की नौसेना को ध्वस्त कर दिया और श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका जो कथन सही है वह आपका ऑप्शन बी होगा कि इसमें सिर्फ दो ही कथन सत्य है, क्योंकि इसमें पहला कथन आपका सही नहीं है और आपका दूसरा तीसरा कथन सही है। पहला इस कारण से सही नहीं है क्योंकि इसमें चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वह विजयालय ने तो की थी, लेकिन यह जो थे वह पल्लवों के सामंत थे, ना कि ये पांड्यों के सामंत थे। तो ये किसके सामंत थे? ये पल्लवों के सामंत थे, ना कि पांड्यों के। तो
तो इस कारण से सिर्फ इसमें ये वाली मिस्टेक है। तो इस कारण से आपका ये पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रामायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह एक धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक नाट्य कला है। दूसरा आता है कि इसकी उत्पत्ति भारत के हिमाचल क्षेत्र में हुई थी। तीसरा आता है कि यह यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर में सूचीबद्ध है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो आपका कथन जो है, दो कथन इसमें सत्य है, लेकिन आपका जो ऑप्शन मतलब दूसरा कथन है वो सत्य नहीं है। पहला और तीसरा इसमें सत्य है कि इसकी रामायण की जो उत्पत्ति है वह एक तरीके से उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल वंश में जुड़ा एक जगह है, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह केवल गांव में ही मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसे हिमालय क्षेत्र में कहीं और आयोजित नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये उत्तराखंड होगा, जो कि उत्तराखंड का गढ़वाल है, ना कि हिमाचल प्रदेश। तो इस कारण से आपका दूसरा वाला कथन गलत है और पहला तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में सुर्खियों में रहे बीरावनल्लूर चेट्टीपट्टा साड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसमें उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन सी साड़ी? बीरावनल्लूर चेट्टीपट्टा। वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया क्या होती है। ऑप्शन ए एक प्रक्रिया जो कि जिसमें निवेशक किसी कंपनी के किसी एक शेयर के रूप में बोली लगाते हैं और जिन्हें वो इनिशियल पब्लिक ऑफर में खरीदना चाहते हैं। ऑप्शन बी है वह एक प्रक्रिया जिसमें सेल कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से कर अपवंजन किया जाता है। ऑप्शन सी एक प्रक्रिया में जिसमें निवेशक किसी कंपनी के उन शेयरों के लिए बोली लगाते हैं जिन्हें भी स्टॉक एक्सचेंज से डिलीट करने के लिए लोगों से वापस खरीदते हैं। ऑप्शन डी आता है कि इसमें वह प्रक्रिया जिसमें निवेशक शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के दौरान किसी कंपनी में अपने शेयरों की खरीद के लिए एक बिक्री आदेश प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें रिवर्स बुक बिल्डिंग की जो प्रक्रिया है वह एक तरीके से एक प्रक्रिया है जिसमें निवेशक किसी कंपनी के उन शेयरों में बोली लगाते हैं जिन्हें भी स्टॉक एक्सचेंज से डिलीट करने के लिए लोगों को वापस खरीदते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि चित्रदूषण मृदभांड के उपयोग को प्रमुखता मिलने लगी थी। दूसरा कथन आता है कि यह राज्य व्यवस्था और समाज दोनों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी थी। तीसरा आता है कि गोत्र प्रथा जो एक ही पूर्वज के वंशज का प्रतीक थी का उद्भव हुआ। और चौथा आता है कि धार्मिक अनुष्ठानों का ध्यान भौतिक लाभ से हटकर आध्यात्मिक उत्थान पर केंद्रित हो गया। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य है। चौथा कथन आपका असत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। चौथा कथन इस कारण से गलत है क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान में देखा जाए तो इस दौरान लोग भौतिक लाभ की आकांक्षा में देवताओं की पूजा करते थे और इस काल के दौरान कर्मकांड का विकास हुआ। प्रार्थनाएं पूजा की पद्धति नहीं रही और एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यह बारंबारता और संख्या में इसमें वृद्धि देखी गई। तो इस कारण से ऑप्शन आपका बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन और कारण कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया गया है। कथन पहला आता है कि सातवाहन प्रशासन में पर्याप्त सैनिक तत्व मौजूद थे। दूसरा कथन आता है कि दक्कन की जनजातियां सातवाहनों के नए क्षेत्रीय नियमों के प्रति आसानी से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएँ। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जो कि दूसरा कथन जो है पहले की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की में चुंबकत्व की बढ़ती लोकप्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि मैग्नेटिक टेक्निकल रोबोट बायोप्सी के दौरान फेफड़ों के भीतर नेविगेट करने में सक्षम होते हैं। दूसरा आता है कि चुंबकीय नैनोकार्ड प्रभावशाली ताप विद्युत पदार्थ और औषधि वितरण वाहन सिद्ध हुए हैं। तो इसके अंतर्गत उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सत्य है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 नंबर का कि नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यता या अनिस्तित्व की अवधारणा बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महानयान, ऑप्शन सी माध्यमिक और ऑप्शन डी वज्रयान। तो इसमें ऑप्शन आपका सी होगा क्योंकि इसे माध्यमिक से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो 50 है, जो इस आज की जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा कि प्रसिद्ध चित्रकला और चित्रकार दिए गए। पहला आता है पक्षी विश्राम परबाज उस्ताद मंसूर, दूसरा आता है नोआक आर्क जो कि मिस्किन, तीसरा आता है टिलर ऑफ द सॉइल नंदलाल बोस। उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें तीनों ही युग्म आपके सही हैं कि पक्षी विश्रामबाज जो है वो उस्ताद मंसूर से संबंधित है, नोआक आर्क मिस्किन से, टेलर ऑफ द सॉइल नंदलाल बोस से संबंधित है। तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ये आपकी जो प्रश्नों की श्रृंखला है आज फिनिश करते हैं। इसमें आपके 50 ही क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, क्योंकि अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके करूँगी तो मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको 1 घंटे में ही आपको ये सब दिए जाएंगे ताकि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, इसके एक्सप्लेनेशन को भी जान लें और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो भी पता चल जाए। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही लेकर आएंगे। अब आपका रहेगा कि आपको डेली न बढ़ना, अल्टरनेट डे आपको डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएँ। धन्यवाद।